नमस्कार। क्वेश्चन आवर का आगाज करते हैं बड़ी खबर से। कर्नाटक में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। 12 मई को वोटिंग होगी और 15 मई को काउंटिंग। लेकिन इस खबर के बीच जो सियासी लड़ाई छिड़ गई है उसकी वजह एक ट्वीट बना है, और वो ट्वीट किया था बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने। Now your issue comes. Date of poll is 12th May. Yeah. Date of counting is 15th May. कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का भले ही औपचारिक ऐलान हो रहा हो, लेकिन इससे पहले तारीख लीक होने पर बवाल शुरू हो गया। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय के एक ट्वीट से बड़ा बवंडर खड़ा हो गया। अमित मालवीय ने सुबह 11:08 पर ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि कर्नाटक में 12 मई को वोटिंग होगी, जबकि मतगणना 18 मई को होगी। हालांकि मालवीय ने मीडिया में इन तारीखों को देखने का हवाला दिया है। उनकी एक तारीख गलत जरूर साबित हुई, लेकिन उनका ट्वीट चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी उठा और चुनाव आयोग ने इस बारे में एक्शन की बात भी की। इस पर कानून के अनुसार प्रशासनिक दृष्टि से कठोरतम कार्रवाई करने में कमीशन बिल्कुल हिचकेगा नहीं। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी फैक्ट्स आते हैं, जो भी जिम्मेदारी तय होती है, उसके आधार पर। हंगामा मचने के बाद अमित मालवीय ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विपक्षी दलों ने बीजेपी पर हमला बोलने में देर नहीं लगाई। गलत है, वो इंफॉर्मेशन गया कैसा, कौन दिए? अगर बीजेपी को इलेक्शन कमीशन अनाउंस करने से पहले ये डेट मालूम होते हैं तो इसका मतलब सीक्रेसी नहीं है। इलेक्शन कमीशन में कुछ ना कुछ सीक्रेसी नहीं है। अमित मालवीय के इस ट्वीट विवाद के बाद पूरी बीजेपी बचाव में उतर आई। बीजेपी का एक डेलीगेशन सफाई देने चुनाव आयोग के दफ्तर भी पहुंचा। विवाद को बेवजह तूल देने की दलील में कर्नाटक के एक कांग्रेस नेता के इसी तरह के ट्वीट का हवाला भी दिया। भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग की पूरी जिस प्रकार की लोकतांत्रिक प्रक्रिया उसका सम्मान करती है, और कांग्रेस के आईटी विभाग के कर्नाटक के जो प्रमुख है श्रीवत्सा, उनका ट्वीट भी चुनाव आयोग की घोषणा के पहले आया और बाद में उनका उस ट्वीट का क्लैरिफिकेशन भी आया, जिसमें कंफर्म हुआ है कि वो ट्वीट उन्होंने किया है। तो निश्चित रूप से जो टीवी चैनल्स पे पहले से न्यूज़ चल रही थी, 11:06 या 11 बजे के आसपास जो न्यूज़ फ्लैश हुई, उसके आधार पर ये सोशल मीडिया के ट्वीट हुए। और हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हर छोटी छोटी बात का एक बहुत बड़ा राई का पहाड़ बनाने की कोशिश करती है, जबकि कांग्रेस पार्टी को स्वयं अपने आप में झांक करके चिंतन करना चाहिए। चुनाव की तारीखों का ऐलान बहुत ही गोपनीय तरीके से किया जाता है। ऐसे में चुनाव आयोग से पहले ये जानकारी कैसे सियासी दलों तक पहुंची, ये एक बड़ा विवाद है। डेटा लीक के बाद डेट लीक्स पर नया सियासी संग्राम छिड़ चुका है। तारीखों के ऐलान से पहले ही तारीखें ट्विटर पर चलने लगी हों, जाहिर तौर पर इस पर इलेक्शन कमीशन ने ऐतराज जताया है और सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन चौहान के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। चलिए, तो सियासी संग्राम के बीच कर्नाटक में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। अमित शाह कर्नाटक के दौरे पर है और वो मंदिर और मठों का दौरा कर रहे हैं। साथ ही सूबे की कांग्रेस की सरकार पर लगातार हमला भी बोल रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपनी कुर्सी बचाने की जोड़तोड़ शुरू कर दी है। आइए आपको दिखाते हैं कर्नाटक की सियासी लड़ाई की कुछ तस्वीरें। कर्नाटक में विधानसभा चुनावों का सियासी बिगुल बज चुका है और इसी के साथ तेज हो गई है सियासी लड़ाई भी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह राज्य के 2 दिनों के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने मंदिर और मठ में मत्था टेका, लिंगायत समुदाय को साधने की कोशिश की। एक दिन पहले भी अमित शाह सिद्ध गंगा मठ पहुंचे थे। दूसरे दिन भी उनका मंदिर और मठ में दुआओं का कार्यक्रम जारी रहा। अमित शाह ने बेंगलुरु में मीडिया से बात की और राज्य की सरकार पर हमला भी बोला। माइनॉरिटी स्टेटस के लिए भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर कर दिया है। ये चुनावी हथकंडा है और जो समय तय किया गया है ये करने के लिए, उससे स्पष्ट हो जाता है चुनावी हथकंडा है। मैं सब मठ में जाने वाला हूं आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी का रिस्पेक्ट करने के लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमित शाह की जुबान भी फिसली। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरते हुए वो सिद्धरामैया की जगह येदियुरप्पा का नाम ले बैठे। सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज ने कहा कि भ्रष्टाचार के लिए अगर स्पर्धा कर ली जाए तो येदियुरप्पा सरकार को भ्रष्टाचार में नंबर 1 सरकार का अवार्ड देना चाहिए। अरे सिद्धरामैया सरकार को
नंबर 1 का अवार्ड देना पड़ेगा। सियासी गलियारों में अमित शाह का यह बयान तेजी से वायरल भी हुआ। राहुल गांधी ने अमित शाह के प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो ट्वीट कर इसका जवाब दिया। राहुल ने लिखा, बीजेपी आईटी सेल के चुनाव की तारीख घोषित करने के बाद अब वक्त हमारे टॉप सीक्रेट कैंपेन के वीडियो को देखने का है। भाजपा अध्यक्ष के तोहफे के साथ कर्नाटक में हमारे कैंपेन की शानदार शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा कि येदियुरप्पा सरकार सबसे भ्रष्ट थी। सच है। वहीं सिद्धारमैया ने शाह के बयान पर तंज कसा। He has spoken truth. I thank Mr. Amit Shah because he spoken the truth about at last he came out with truth. मतलब साफ कि कर्नाटक का रण बेहद दिलचस्प होने वाला है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला है। सिद्धारमैया और येदियुरप्पा की जंग में अभी कुछ और ट्विस्ट आने बाकी है। बेंगलुरु से यासिर मुश्ताक के साथ टी न्यूज़ नेशन। तो इस चुनावी संग्राम के बीच एक और बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव की तैयारी में विपक्ष जुट चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर यही है, सीजेआई के खिलाफ महाभियोग आ सकता है। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में विपक्ष जुटा हुआ है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग का जो पूरा मसौदा है, ड्राफ्ट है, उसको तैयार किया है। महाभियोग पर एनसीपी, लेफ्ट, टीएमसी और कांग्रेस एकजुट नजर आ रहे हैं। देश के 45वें मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस दीपक मिश्रा। 2 अक्टूबर 2018 को उनका कार्यकाल चीफ जस्टिस के तौर पर समाप्त हो रहा है, लेकिन उससे पहले महाभियोग की तैयारी में है विपक्ष। सीजेआई के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव पर विपक्षी दलों का कहना है कि अभी प्रस्ताव पर सांसदों के हस्ताक्षर कराए जा रहे हैं। नहीं, अभी मूव नहीं किया गया ना, अभी तो हस्ताक्षर चल रहा है। तो जब हस्ताक्षर पूरे हो जाएंगे, मेरा ख्याल है 50 से ऊपर हस्ताक्षर हो जाएंगे। बहुत सारी अपोजिशन पार्टीज हैं, एनसीपी, सीपीआईएम है, सीपीआई है, आई थिंक टीएमसी आल्सो, लेट मी चेक ऑल दिस। क्या कांग्रेस पार्टी के भी लीडरों ने इसमें साइन किया है? आई थिंक सो, लेट मी सी। तो 7 दशक के इतिहास में ऐसा बहुत कम हुआ है जब मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग की तैयारी करें राजनीतिक दल। आगे बढ़ते हैं। सीजेआई के खिलाफ विपक्षी दलों के महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी पर बीजेपी का कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, इसलिए इस तरीके के मुद्दे उछाले जा रहे हैं। What Congress thinks, what they're doing right now, what Trinamool Congress thinks, what they're doing right now. I think the mindlessness of the opposition is right there for everyone to see. Let's not search for logic in that. What they're doing is just creating noise because they do not have an issue otherwise to bring against the government. चलिए अब आपको बताते हैं कि महाभियोग दरअसल में होता क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(4) में न्यायाधीशों पर महाभियोग का पूरा विस्तार से जिक्र किया गया है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है वो महाभियोग के रास्ते से आगे बढ़ती है। महाभियोग के लिए लोकसभा में 100 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी है, जबकि राज्यसभा में 50 सांसदों की स्वीकृति से भी महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव पर 2/3 बहुमत जरूरी होता है सदन में, और उसके बाद ये पारित होता है, सदन के दूसरे हिस्से में जाता है, और उसके बाद जब मोहर लग जाती है तब जाकर मुख्य न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। कश्मीर में धारा 370 हटाना बीजेपी के घोषणा पत्र का मुख्य मुद्दा रहा है, लेकिन सरकार इस मामले में फिलहाल कुछ भी नहीं सोच रही है। सरकार के गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में ये बात कही। गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि फिलहाल जम्मू कश्मीर को स्पेशल दर्जा देने वाली धारा 370 को हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। धारा 370 पर हरियाणा के करनाल के सांसद अश्विनी कुमार ने सवाल पूछा था। सवाल यही था कि धारा 370 को हटाने की प्रक्रिया के बारे में ताजा स्थिति क्या है। इस पर गृह मंत्रालय की ओर से गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने एक लाइन के जवाब में कहा कि सरकार का इस पर किसी भी तरीके का कोई इरादा नहीं है। ऐसा कोई सरकार के पास में कोई आज विचार या प्रस्ताव है ही नहीं कि 370 पे कुछ अलग से सोचा जाए या उसे खारिज किया जाए। ऐसा कोई सरकार का प्रस्ताव नहीं है, आज इतना ही यही जवाब दिया है। चलिए अब बात 2019 के चुनावों को लेकर बनते हुए सियासी समीकरण की करते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर तीसरे मोर्चे की कवायद में जुटी हैं और वो अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात भी कर रही हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह कि ममता बनर्जी 2 दिन से दिल्ली में हैं, लेकिन अब तक उन्होंने कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात नहीं की। ऐसे में कयास लगाए जाने लगे कि ममता बनर्जी बगैर कांग्रेस के सभी दलों को इकट्ठा तो नहीं करना चाहती हैं।
मिशन 2019 के लिए एक बार फिर तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट तेज हो गई और इस बार तीसरे मोर्चे को इकट्ठा करने का मोर्चा संभाला है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी 4 दिन के दिल्ली दौरे पर है और वो अलग अलग दलों के नेताओं से मुलाकात कर 2019 के सियासी समीकरण को साध रही हैं। ममता ने एनसीपी नेताओं से मुलाकात की। शरद पवार भी इस बैठक में मौजूद थे। सवाल इतना ही है कि उनका ये कहना है कि भी बहुत सारी पार्टियां ऐसी है कि जिनकी भूमिका अलग अलग राज्यों में जो होती है वो शायद नेशनल पॉलिटिक्स से थोड़ी अलग होती है, और जहां तक भाजपा का मुकाबला करने की बात आती है तो सबने एक जगह पर आकर कोशिश करनी पड़ेगी, वरना ये संभव नहीं होगा। एनसीपी के अलावा ममता बनर्जी ने टीआरएस और शिवसेना के नेताओं से भी मुलाकात की है। आम आदमी पार्टी के नेताओं से भी उनकी मुलाकात हुई है। ममता बनर्जी ने 2019 के लिए अपना सियासी एजेंडा भी साफ कर दिया है। हम अटल जी का साथ काम किया, लेकिन अटल जी का साथ काम करने से हमारा कोई, अटल जी था, राजनाथ जी थे, हम लोग काम किया, हमारा तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन अभी तो टोटल डिफरेंसेस हो गया। अभी क्या है, आप लोग तो मीडिया को भी आप लोगों को बोलने नहीं देता है, मीडिया को भी टोटल कंट्रोल कर लिया। अगर जुडिशियरी इज बीन कंट्रोल्ड फ्रॉम समवेयर, इफ द मीडिया इज कंट्रोल्ड, द डेमोक्रेसी किसका लिए राज करेगा? ममता बनर्जी के मिशन दिल्ली में अगले 48 घंटे बेहद अहम है, जब उनकी मुलाकात कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से होगी। बताया जा रहा है कि सोनिया की तबीयत नासाज है, लिहाजा ये केवल शिष्टाचार मुलाकात होगी। ममता बनर्जी ने अभी तक कांग्रेस से दूरी बनाई हुई है। वो ना तो राहुल गांधी से मिली हैं और ना ही कांग्रेस के कोई कोर लीडर्स से। ऐसे में कयास ये भी लगने लगे हैं कि ममता बिना कांग्रेस वाला थर्ड फ्रंट बनाना चाहती हैं। हालांकि वो इस बारे में अपने पत्ते नहीं खोल रही। इट डिपेंड्स ऑन आपका साथ किसका कैसा रिलेशन है, इसके ऊपर निर्भर करता है। हम तो त्रिपुरा में भी कांग्रेस को बोला था एक साथ में फाइट करने के लिए। इट इज देयर प्रेरोगेटिव व्हाट दे डू, दे हैव नॉट डन। कर्नाटक में मैं तो चाहता है कि देवगौड़ा का साथ कांग्रेस का रिलेशन अच्छा हो, क्यों रिलेशन टूटेगा? 2019 के लिए हो रही लामबंदी पर बीजेपी नेताओं की भी पैनी नजर है। बीजेपी नेता ममता की सियासत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बहुत दफे ये कोशिश हुआ है, लेकिन ये हुआ नहीं, तो इस बार भी ये होगा नहीं। इससे पहले कोलकाता में तीसरे मोर्चे को लेकर ममता बनर्जी मैराथन बैठकें कर चुकी हैं, लेकिन दिल्ली दौड़ में इस रणनीति का फुल प्रूफ प्लान तैयार हो रहा है। बीजेपी को रोकने के लिए ममता बनर्जी जिस गठबंधन की कवायद कर रही हैं, उस गठबंधन का नेता कौन होगा, अभी इस बात पर कोई आम राय नहीं बन पाई है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन दिल्ली। यकीनन ऐसे कई बड़े सवाल हैं और क्वेश्चन आवर में आज का सवाल ये कि क्या 2019 के लिए तीसरा मोर्चा मजबूत विकल्प बन सकेगा। आपको बता दें क्वेश्चन आवर का आज का सवाल है कि क्या 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए तीसरा मोर्चा बेहतर विकल्प बन सकेगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? आप अपना जवाब हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अगर आपको लगता है हाँ तो आप SMS करें, टाइप करें NN, साथ में स्पेस देकर लिखें यस। अगर आपको लगता है नहीं तो आप टाइप करें NN, स्पेस देकर लिखें नो। आप अपने जवाब को 56070 पर भेज सकते हैं। साथ ही ट्विटर पर #NN क्वेश्चन आवर के साथ आप अपनी राय ट्वीट भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राम मंदिर को लेकर मच रहे घमासान की। पूर्व बीजेपी सांसद और श्री राम जन्मभूमि न्यास के वरिष्ठ सदस्य रामविलास वेदांती ने एक बार फिर राम मंदिर मुद्दे को उछाला है। रामविलास वेदांती ने अयोध्या में राम मंदिर बनाए जाने की पुरजोर वकालत करते हुए आत्मदाह तक की बात कही और साथ ही केंद्र और राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश भी की। देश की सबसे बड़ी अदालत में राम मंदिर को लेकर सुनवाई चल रही है, लेकिन कोर्ट से बाहर राम मंदिर को लेकर सियासतों का दौर थम नहीं रहा। राम नाम है दिल में मेरे और मेरी पूर्व बीजेपी सांसद और श्री राम जन्मभूमि न्यास के वरिष्ठ सदस्य रामविलास वेदांती ने एक बार फिर राम मंदिर मुद्दे को उछाला है और राम मंदिर को लेकर बड़ी धमकी दी है। डर नहीं है जेल जाने की, यदि आवश्यकता पड़ेगी तो मैं राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए आत्मदाह की भी घोषणा करूंगा। राम मंदिर के बोल यही नहीं रुके, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बिना भी अकेले ही मंदिर निर्माण कर सकते हैं। अगर किसी कोर्ट के आदेश से मंदिर को नहीं तोड़ा था तो मैं भी बिना किसी कोर्ट के आदेश से रामलला का मंदिर बनाऊंगा। राम मंदिर मुद्दे पर श्री राम जन्मभूमि न्यास के वरिष्ठ सदस्य रामविलास वेदांती के बोल पर
विरोध भी शुरू हो चुका है। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इसे सियासी स्टंट करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु के लिए एक कानून भी पास कर दिया है। अगर वेदांती जी को बहुत इस पर गर्व है कि मैं अपनी जान दे दूं, तो कोर्ट में लिख के दे दें कि साहब मुझे मरने की इजाज़त दी जाए। लोगों को मारना ये कौन सा उचित है? राम मंदिर के नाम पर झगड़े कराना, नफरत फैलाना, लोगों को मरवाना, ये ठीक नहीं। आप खुद मर जाएं तो अच्छा है, ताकि एक झगड़ा तो खत्म हो। राम मंदिर का मुद्दा सबसे बड़ी अदालत में, वहां से जो भी फैसला आएगा वो सभी को मानना होगा। बावजूद इसके राम के नाम पर सियासत का दौर जारी है। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए अब बात बिहार की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में तेजस्वी यादव की टोका टोकी पर भड़क गए। नीतीश कुमार ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को यहां तक कह दिया कि सुनो बाबू, राजनीति में लंबा करियर है, जिसके बाद तेजस्वी ने भी नीतीश पर पलटवार किया, जिसके बाद बिहार में चाचा और भतीजे की जंग तेज हो गई। सुन लो बाबू, सुन लिया। इस तरह से हम मुहांमुही बहस करते हैं। मैं देख रहा हूं कि पहली बार सदन की गरिमा को भी भंग किया जा रहा है। अश्विनी चौबे जी के बेटे को अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाए मुख्यमंत्री जी महोदय। बात समझिए, राजनीति में लंबा कैरियर है। कोई भी अगर गड़बड़ी करने वाला होगा, एक को नहीं बख्शा जाएगा। नीतीश कुमार जिन्हें नसीहत का पाठ पढ़ा रहे हैं, राजनीति के लंबे करियर का हवाला दे रहे हैं, वो हैं लालू के लाडले तेजस्वी यादव। कभी चाचा भतीजे की ये जोड़ी सियासत में साथ साथ सत्ता की भागीदार थी, लेकिन वक्त बदला और दोनों एक दूसरे पर शब्द बाण छोड़ने लगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की ओर से उठाए गए सवालों पर अपना आपा खोते दिखे। नीतीश ने तेजस्वी बाबू कहते हुए राजनीति में लंबा करियर का हवाला दिया। सुनो बाबू, एक बात समझो, बात समझिए। राजनीति में लंबा कैरियर है, लेकिन एक बात जान लीजिए, इस तरह की चीजों को बहुत प्रमुखता से बोलना सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की बात हो जाती है। इसलिए प्लीज ऐसी बातों को नहीं बोलना चाहिए। दरअसल राज्य के गृह विभाग के बजट पर जब सरकार का जवाब चल रहा था, तब विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने राज्य के औरंगाबाद के हालात पर सवाल दागे। अध्यक्ष महोदय, नहीं अध्यक्ष महोदय, कल भी ये घटना को जुलूस के दौरान अंजाम दिया गया और अश्विनी चौबे जी के बेटे को अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाए मुख्यमंत्री जी महोदय। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी की ओर इशारा करते हुए उन्हें सीखने की नसीहत दे डाली और यहाँ तक कह डाला कि विपक्ष की मंशा ठीक नहीं है। अगर कहीं कोई विवाद चल रहा है, उसको आप सदन के माध्यम से उभार कर पूरे प्रादेशिक विषय को बनाएंगे, इसका मतलब है कि आपकी आकांक्षा भी दंगा भड़काने की है। अब बारी भतीजे तेजस्वी यादव की थी, लिहाजा तेजस्वी ने कटाक्ष करते हुए सीएम पर जमकर निशाना साधा। 4 साल में 4 सरकारें बनाई जाती हैं, किस तरीके से जनादेश का अपमान किया जाता है, तो माफ कीजिए, हमको ऐसा सीख अपने चाचा जी से नहीं चाहिए। हमको अपना जनसेवा करने दीजिए, हमको करियर नहीं बनाना है। बेटे के साथ ही मां ने भी नीतीश कुमार को नसीहत दी कि वो सदन में अपनी जुबानी गरिमा का ख्याल रखें। नीतीश कुमार पैदा हुए हैं उतना बड़ा, सीखे नहीं हो गए नीतीश कुमार, नहीं सीखे होंगे, अब सीखने का मौका मिल रहा है नौजवानों के साथ। बिहार में जब महागठबंधन की सरकार थी, तब नीतीश कुमार राज्य के मुख्यमंत्री थे और तेजस्वी यादव उनके डिप्टी। उस वक्त तेजस्वी नीतीश कुमार के पांव छूते थे। रिश्ता चाचा और भतीजे का था, लेकिन गठबंधन टूटा तो रिश्ते में दूरियां भी नजर आने लगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजय सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना।